देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह क्या है। ठीक है, अयोगवाह क्या कहलाता है। हिंदी वर्ण में अंग तथा आहा दो ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कौन क्या कहलाते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, वे वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अयोगवाह क्या कहलाते हैं, जो वर्ण ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, वो अयोगवाह कहलाते हैं। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं तथा आहा की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में ये पूरी ही परिभाषाएं लिखेंगे। हिंदी वर्ण में अंग तथा आहा दो ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं तथा आहा की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार, अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार क्या है। अनुस्वार अंग की मात्रा है जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक जोर लगाना पड़ता है तथा वायु नाक से बाहर निकलती है, उन्हें लिखते समय अनुस्वार अंग का प्रयोग करते हैं, जैसे बंदर, पतंग, मंदिर आदि। इनको बोलने में समय लगा ना, इसलिए ये अंग की मात्रा जो है अनुस्वार है, इन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक जोर लगाना पड़ता है तो उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण हा की भांति होता है। विसर्ग का उच्चारण हम हा की भांति करते हैं और इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के मूल शब्दों के अंत में होता है। संस्कृत के मूल शब्दों के अंत में होता है, जैसे प्रायः, अतः, स्वतः, नमः आदि, ये विसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हम, ये जो दो बिंदी हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। कि हमारी आहा की मात्रा है, ये इसका प्रयोग हम संस्कृत शब्दों में ज़्यादा करते हैं और इसका प्रयोग हम हा की तरह करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, विसर्ग कहलाते हैं। ये परिभाषाएं जहाँ मैं टिक लगा रही हूँ, ये परिभाषाएं आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, अनुनासिक चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ये बातें ध्यान में रखिए क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में और ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है, इसलिए इन बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। अनुनासिक कि क्या है, अनुनासिक कहलाता है चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुख से अधिक और नाक से कम बाहर निकलती है, मुख से अधिक और नाक से कम निकलती है, तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। उन्हें लिखते समय उनके ऊपर अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, जैसे सांप, मुंह, गांव आदि, है ना, ये क्या कहलाए, अनुनासिक। जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुख से अधिक, ये सब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुख से अधिक और नाक से कम बाहर निकलती है, उन्हें लिखते समय उनके ऊपर अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, जैसे सांप, मुंह, गांव आदि। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम हलंत में कि हलंत क्या है। हलंत है जब व्यंजनों को आरहित रूप में लिखा जाता है, तब व्यंजनों के नीचे लिखी तिरछी रेखा लगाई जाती है ना। आप भी लगाते हैं, आप लिखते होंगे, जब लिखते हैं और बुक में देखते होंगे कि ये नीचे एक टेढ़ी सी तिरछी लाइन खींची रहती है। ये काहे के लिए खींची, इसका नाम क्या है, हलंत है ना। तो तिरछी रेखा लगाई जाती है जिसे हम हलंत कहते हैं, जैसे लड्डू, मिट्टी, ये देखिए लगी हुई ना तिरछी रेखा, पट्टी आदि। आप लिखते तो थे, हमेशा आप हिंदी में इसी तरह लिखते हैं, मगर आप इसका नाम नहीं जानते हैं, तो इसका नाम क्या है, हलंत है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। आया समझ में। तो जब व्यंजनों को आरहित रूप में लिखा जाता है तो तब व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। मतलब हम स्वर रहित जब व्यंजन लिखते हैं तब हमें तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिसका की नाम होता है हलंत। हलंत लगा देने से वो जो व्यंजन है क्या बन जाता है, स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। ठीक है, उच्चारण स्थल के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए उच्चारण स्थल अलग अलग हैं, उनके नाम जो इस कारण उनके नाम जो है अलग अलग हो गए। कंठ, जिनका प्रयोग कंठ से होता है तो वो क्या कहलाते हैं, कंठ्य, है ना। छोटा आ से बड़ा आ, आहा, क, ख, ग, घ, अंगा, हा, ये किस में आते हैं, कंठ में आते हैं। तालु, तालु ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, इया, य, श, ये तालव्य में आते हैं। मूर्धा में ऋषि, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श, ये मूर्धन्य में आते हैं। दंत में त, थ, द, ध, ल, श, इनका प्रयोग हम दांतों के माध्यम से करते हैं, इसलिए दंत में कहलाए। ओष्ठ, जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इसका प्रयोग हम ओठ का ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये ओष्ठ कहलाए। उ, उफ, प, फ, भ, म, मतलब हम ओठ का प्रयोग करते हैं।
इसलिए ये क्या कहलाए, कंठ और तालु वाले, कंठ और तालु वाले ए और ऐ, कंठ और ताल, कंठ ओष्ठ, कंठ का भी प्रयोग हो और ओठ का भी प्रयोग हो, ओ औ, ये कंठोष्ठ कहलाए। फिर दंत और ओष्ठ मिक्स ये मिलकर जो बन गए वाह, तो ये दंतोष्ठ कहलाया। नासिका जिनका प्रयोग नाक के माध्यम से होता है उसे नासिके कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं वर्ण विच्छेद में। वर्ण विच्छेद क्या है? किसी शब्द में स्वर व्यंजन वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द में स्वर व्यंजनों वर्णों को अलग अलग करना, उसके स्वर अलग कर दें और उसके व्यंजन अलग कर दें तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे मानक लिखा है तो ये स्वर रहित माँ, फिर है आ की मात्रा प्लस बड़ा आ की मात्रा प्लस फिर ना, स्वर रहित ना, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, देखिए है ना, तो स्वर रहित ना। फिर कौन सी मात्रा इसके साथ है? ना, पूरा ना है, इसलिए व्यंजन तो बिना स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते, इसलिए हम जानते हैं कि इसमें आ लगा हुआ है। फिर क स्वर रहित का प्लस आ का में का भी स्वर, अभी मैंने बताया ना कि व्यंजन जो है बिना स्वर के बोले ही नहीं जा सकते, इसलिए स्वर का लगा है, हम जानते हैं, इसलिए हम इस तरह हम अलग कर देंगे। प्रकाश इसी तरह पा प्लस रा प्लस आ प्लस का प्लस आ प्लस सा प्लस आ, प्रकाश बन गया। इस तरह अब आपसे वर्ण विच्छेद बन जाएगा, आप वर्ण विच्छेद कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है वर्ण संयोग। जब दो अलग अलग वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मेल को हम वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे का प्लस आ तथा का तथा ता प्लस य त्य, है ना, आदि। वर्ण संयोग दो प्रकार से होता है, जैसे व्यंजन का स्वर से संयोग और व्यंजन का व्यंजन से संयोग। वर्ण संयोग कितने दो प्रकार का होता है? व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से संयोग क्या कहलाता है? वर्ण संयोग कहलाता है ना। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या है व्यंजन का स्वर से संयोग, है ना। व्यंजन का स्वर से संयोग, व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, अतः जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है तो उसका संयोग स्वर के साथ इस प्रकार होता है, जैसे रा प्लस आ रा, भा प्लस आ भा, का प्लस ई की, खा प्लस बड़ी ई खी। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, जब एक स्वर रहित व्यंजन किसी दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है तो उसे व्यंजन का व्यंजन से संयोग कहते हैं। जैसे ता प्लस या त्या, था प्लस या थ्या और शा प्लस वा श्व, है ना। आज आपने ये जान लिया व्यंजन का स्वर से संयोग, व्यंजन का व्यंजन से संयोग। हमने सीखा क्या क्या चीज़ें। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, छोटा आ ई उ ऋषि को ह्रस्व स्वर कहते हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ को दीर्घ स्वर कहते हैं, जा फा आ विदेशी भाषाओं से आई हुई आगत ध्वनियाँ हैं। और स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन के तीन होते हैं, स्पर्श अंतःस्थ और ऊष्म। अयोग वाह अंग और आहा। दो वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद और तथा दो वर्णों के मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम वर्ण संयोग कहते हैं। इतना आपने जान लिया, ठीक है। जो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, जो समझ में ना आया तो ठीक है।